Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Now we are in the lecture number 7 of international taxation, and today onwards we are going to start with the important topic so far as the theoretical portion is concerned, and exam point of view से भी इसका important काफ़ी ज़्यादा है. ओके तो आज के लेक्चर के अंदर हम theoretical discussion ही करने वाले हैं. ओके then we will discuss the safe harbor rules on the later part of this lecture. नाउ सो सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो लोग थियरी में पूछ सकते हैं. तो आज का जो लेक्चर है वो थियोरेटिकल पोर्शन के रिलेटेड ही रहेगा. ओके सो ऐसा प्योर थियरी वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं. आपको एप्लीकेटिव थियरी वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है. केस स्टडी के फॉर्म में भी वो लोग आपको पूछ सकते हैं. तो सबसे पहला है रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, सेक्शन 92C(a). ओके तब ये केस रेफर करना है किसको? टीपीओ को. ओके ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर. तो मैं पहले थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ये टीपीओ होता कौन है, कब केस रेफर करना है, कैसे करना है, कौन कर सकता है, टीपीओ को कितने टाइम में वो ऑर्डर पास ऑन करना है, ठीक है. तो वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ सो अभी आप समझने का ट्राई करिएगा मैं जो बोल रहा हूँ वो. सबसे पहले टीपीओ का मिनिमम रैंक होगा जॉइंट कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर, जो ऑथराइज बाय क्या होते हैं? सीबीडीटी होते हैं, ठीक है. ये आपको याद रखना है. असेसिंग ऑफिसर ही केस रेफर कर सकता है टीपीओ को. मतलब अगर असेसी अपने एंड से केस रेफर करना चाहता है टीपीओ को तो वो नहीं कर सकता. तो टीपीओ को कौन केस रेफर कर सकता है? तो ओनली असेसिंग ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू रेफर द केस टू हुम ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, ठीक है. फिर आपको याद होगा कि सेक्शन 153 जिसके अंदर हमने टाइम लिमिट देखा था, टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, तो उसमें ना जो नॉर्मल टाइम लिमिट होती थी उसके बाजू में बिल्कुल साइड वाले कॉलम के अंदर लिखा होता था कि इफ़ केस रेफर टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 92C(a) देन द time limit for the completion of assessment is extended by 12 months. Okay, so instead of 12 months you have to take 24 months in case if the case is referred to whom? Transfer pricing officer. So I hope you are getting my point. ओके तो टीपीओ को कितने टाइम का टाइम लिमिट मिलेगा कंप्लीशन के लिए? तो वो जो एक्सटेंडेड 12 मंथ्स होगा वो हर केस में आपको क्या कर देना है? ऐड ऑन कर देना है, ठीक है. ओके उसके बाद टीपीओ को वो जो भी असेसमेंट करता है, ठीक है, उसका एक ऑर्डर देना पड़ेगा. वो ऑर्डर किसको देगा? तो उस ऑर्डर की एक कॉपी असेसिंग ऑफिसर को देगा, दूसरी किसको देगा? असेसी को देगा. समझ में आ गया, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. हाँ बट मेक श्योर दैट द टीपीओ को ये ऑर्डर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द असेसमेंट देना पड़ेगा. और उसके अंदर भी एक टाइम लिमिट है कि 60 डेज पहले देना पड़ेगा. ओके मतलब 24 मंथ्स का टाइम लिमिट तो आपको मिलता है, बट यू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर हैज टू मेक श्योर दैट कि वो 60 डेज पहले क्या दे दे, वो एक्सपायरी जो 24 मंथ्स की है उसके 2 महीने पहले, मीन 60 डेज पहले वो ऑर्डर किसको दे दे? असेसिंग ऑफिसर को, ताकि असेसिंग ऑफिसर अपना असेसमेंट क्या कर सके? कंप्लीट कर सके. समझ में आया? क्यों? क्योंकि सिर्फ टीपीओ को तो सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग का जो वैल्यू है वो निकाल के देना है, बट असेसी को तो असेसिंग ऑफिसर को तो अपना असेसमेंट कंप्लीट करना है. तो असेसमेंट कंप्लीट करने के टाइम पे वो जो टीपीओ ने जो ऑर्डर दिया होगा उसको वो कंसिडर करेगा. फिर मान लो कि 2-3 दिन बाकी है 24 मंथ्स कंप्लीट होने में, और फिर टीपीओ एओ को ऑर्डर देगा कि ये रहा ट्रांसफर प्राइसिंग जो कैलकुलेशन है वो इनअप्रोप्रिएट भी है, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके और अगर असेसमेंट 24 मंथ्स के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो देन इट इज़ द टाइम बेड असेसमेंट. ओके सो देयर इज नो लीगल वैलिडिटी इन केस इफ द assessment is completed after the time limit given under section 153 or 153(b). So make sure that the assessment is completed within the time, and the TPO has to ensure that the assessing officer will get the enough amount of time to complete his assessment. So he has to give 60 days prior to the completion of assessment, okay, to whom? Assessing officer. So he could able to complete his assessment in the timely manner. सो ये आगे आएगा तब हम देखेंगे. तो सर ये टीपीओ का ऐसा क्या खास रोल क्या रहेगा? तो जनरली क्या होता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि इट इज़ एन एक्सपीरियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, वी आर नॉट एबल टू और आई एम नॉट एबल टू कंक्लूड द मैटर, ओके, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज इन्वॉल्व, इट वुड बी एडवाइजेबल. सेकेंड दूसरा टीपीओ के पास ऐसे क्या पावर्स रहेंगे? तो पावर्स ऐसे रहेंगे कि जो पेंडिंग असेसमेंट होगा उसी के अंदर टीपीओ को केस रेफर हो सकता है. ओके मतलब
पेंडिंग असेसमेंट नहीं है, मान लो कि असेसमेंट पेंडिंग नहीं है, तो आप टीपीओ को केस रेफर नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक्सेप्शनल केस है उसके अंदर जिसमें केस टीपीओ खुद एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, तो क्या पावर्स रहेंगे देन ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, ठीक है, तो वो हम इसमें से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर सेक्शन 92CA। ओके, उसके अंदर देखो लिखा हुआ है पहले, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर for a reference to transfer pricing officer of any issue relating to the computation of arm's length price in an international transaction. The procedure is as under. Okay. ठीक है, देखो उसके अंदर नंबर 1 जो दिया है आपको, द ऑप्शन टू मेक अ रेफरेंस टू टीपीओ इज गिवन। किसको ये ऑप्शन दिया गया है? तो असेसिंग ऑफिसर को ही दिया हुआ है। टू द असेसिंग ऑफिसर, ही मे मेक दिस रेफरेंस इफ ही कंसिडर नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू डू सो। दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू असेसिंग। ये ऑप्शन असेसिंग को अवेलेबल नहीं रहेगा। असेसिंग ऑफिसर हैज टू टेक द अप्रूवल ऑफ द सीआईटी बिफोर मेकिंग सच रेफरेंस। तो एओ को भी सीआईटी से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा रेफरेंस करने से पहले। एनी जॉइंट डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑथोराइज्ड बाय सीबीडीटी कैन बी अपॉइंटेड एज टीपीओ। When such reference is made, TPO can call upon the assessee to produce the evidence in the support of the computation of arm's length price made by him. तो जैसे ही उसको रेफरेंस मिलता है तो टीपीओ क्या कर सकता है? असेसी को बुलवा सकता है और जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो मांग सकता है असेसी से। द टीपीओ कैन ऑल्सो डिटरमाइन द एएलपी ऑफ द अदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर हिम। तो रेफर हो चुका है केस, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके अंदर भी वो एएलपी कैलकुलेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि रेफरेंस जिस दिन रेफरेंस हुआ या रेफरेंस किया टीपीओ को, उस दिन तक जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन असेसी ने किए होंगे उसी की वो आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है। नंबर 6, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन द असेसी हैज नॉट फर्निश्ड द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। 92E के अंदर क्या देके रखा है? तो 92E के अंदर देके रखा है ऑडिट रिपोर्ट। ओके, तो अगर असेसी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है तो and such transaction come to the notice of the TPO during the course of the proceeding before him, the transfer pricing provision shall apply as if the transaction is referred to the TPO by the assessing officer under section 92CA subsection 1। तो अगर असेसी ने ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं किया है सेक्शन 92E के अंदर, जो अभी हम देखेंगे थोड़े टाइम में, तो 92E के अंदर जो भी स्पेसिफिक ऑडिट की ज़रूरत होती है, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप करते हो उसका भी वो लोग क्या करते हैं? ऑडिट करवाते हैं। ओके, तो अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं किया है और अगर केस रेफर कर दिया था टीपीओ को, और जो जिस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट था, ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना था, अगर वो आपने सबमिट नहीं करवाया है तो भी वो मैटर क्या कर सकते हैं? आपके सामने ओपन कर सकते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, आप वापस पढ़ो, द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन शैल अप्लाई एज इफ सच ट्रांजेक्शन इज रेफर्ड टू द टीपीओ बाय द असेसिंग ऑफिसर under section 92CA subsection 1. Further, number 7, further the retrospective amendment of subsection 2B shall not empower the assessing officer either to assess or reassess under section 147 or pass an order enhancing the assessment or reducing a refund already made or otherwise increasing the liability of the assessee under section 154 for any assessment year for which, मतलब टीपीओ के पास ऐसे कोई भी पावर नहीं है। इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग मैं बता देता हूँ। टीपीओ के पास ऐसे कोई भी पावर नहीं है जो कंप्लीटेड असेसमेंट को वो वापस रीओपन करके असेसमेंट करे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, फॉर एनी असेसमेंट ईयर फॉर विच द प्रोसीडिंग हैव बीन कंप्लीटेड, मतलब ऐसी कोई प्रोसीडिंग जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है अंडर सेक्शन 147 completed before 1st July 2012, therefore the power given to the TPO under subsection 2B to determine the arm's length price in respect of the transactions not reported by the assessee can be exercised only in respect of the cases pending before the assessing officer।
जो केसेस असेसिंग ऑफिसर के सामने पेंडिंग होते हैं, एंड कंप्लीटेड असेसमेंट कैन नॉट बी रीओपन बाय एक्सरसाइजिंग सच पावर। जो असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसको रीओपन नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 147। 147 के अंदर असेसमेंट करने का राइट टीपीओ के पास पहले तो है ही नहीं, वो तो असेसिंग ऑफिसर के एंड से आएगा, और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये मैटर टीपीओ को रेफर करनी है तो ही टीपीओ को हम क्या कर सकते हैं, मैटर हैंड ओवर कर सकते हैं। टीपीओ के पास ऐसे कोई पावर नहीं है कि अगर असेसी ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखाया तो इट इज़ अ मैटर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, नॉट द टीपीओ, unless and otherwise if there is a reference from the assessing officer to TPO, and if the TPO has a मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हैज़ अ प्रूफ दैट कि असेसी ने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स डिस्क्लोज नहीं किए थे, देन द टीपीओ हैविंग अ राइट ओवर द सच ट्रांजेक्शन कि वो मैटर 147 में ओपन कर सकता है। ओके हाँ, बट जो असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड है फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर एंड, तो उस असेसमेंट जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसको आप वापस रीओपन नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। तो कंप्लीटेड असेसमेंट को टीपीओ वापस रीओपन नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड दैट के असेसी ने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज नहीं किए, ठीक है, उस ग्राउंड पे वापस से रीओपन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना आप लोग। द टीपीओ हैज़ टू पास द ऑर्डर डिटरमाइन द आर्म्स एंड प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड बाय द असेसी, एंड आफ्टर कंसिडरिंग द मटेरियल गैदर्ड बाय हिम he has to send a copy of his order to assessing officer as well as to the assessee। दोनों को देना है, एओ को भी ऑर्डर का कॉपी देना है और असेसी को भी ऑर्डर का क्या देना है, कॉपी देना है। The order of the transfer pricing officer determining the arm's length price of the international transaction is now binding on the assessing officer, and the assessing officer shall proceed to compute the total income in conformity with the arm's length price determined by the transfer pricing officer। तो जो भी टीपीओ से जो भी ऑर्डर आया है वो बाइंड करता है एओ को, ठीक है, याद रखना। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, तो जैसे ही मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि नॉर्मली कितने टाइम में असेसमेंट कंप्लीट करना होता है अंडर सेक्शन 153। तो अलग अलग टाइम लिमिट है, तो हम स्टैंडर्ड टाइम लिमिट लेके चलते हैं। 153 के अंदर 12 मंथ्स के अंदर असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। However, if the case is referred to the TPO under section 92CA, then the extension of 12 months is there. Okay, so now the 12-month extension is given, okay, in case of the reference to the TPO is made. So here in this case, what the TPO has to ensure कि उसको वो जो रिपोर्ट है वो प्रायर टू 60 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा किसको, एओ को, ताकि एओ उस आर्म्स एंड प्राइस को अपने असेसमेंट के अंदर कंसोलिडेट कर पाए। तो यही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सफिशिएंट टाइम टू द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्लीट द असेसमेंट इन केस वेयर द रेफरेंस इज मेड टू द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, सबसेक्शन 3A हैज बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 92CA टू प्रोवाइड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स एंड प्राइस of international transaction by the transfer pricing officer at least 60 days before the expiry of the time limit under section 153 or 153B for making an order of assessment by the assessing officer. This provision would apply in case where the reference is made on or after 1st June 2007 or in case where the reference is made before that date but order of the transfer pricing officer is pending on दैट डेट। तो आपको ये लास्ट की 3 लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, याद रहेगा कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा टीपीओ को, असेसिंग ऑफिसर को, 60 दिन पहले, जो टाइम लिमिट कंप्लीशन की देके रखी है 24 मंथ्स की सेक्शन 153 के अंदर। क्यों ऐसा, लॉजिकली समझो, उसका रीज़न ये है देने के पीछे का कि असेसिंग ऑफिसर अपना जो भी असेसमेंट है वो टाइमली मैनर में क्या कर सके, कंक्लूड कर सके। ओके, now number 11, the TPO has to power to rectify his order under section 154। तो rectification देखा था हमने 154 के अंदर। if any mistake apparent from the record is not noticed, and if such rectification is made, the assessing officer has to rectify the assessment order to bring in conformity with the same। टीपीओ के पास सारे पावर है जो सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 में दिए, पावर टू कॉल फॉर समन्स, एंड 133A जो सर्वे वाला था पॉइंट, ओके, तो वो भी उसके पास एक पावर है जो उसके लिए वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं अंदर का नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना।
सो नीचे दिया हुआ अदर पॉइंट्स में आप देखोगे तो कैन द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कंडक्ट सर्वे, तो ऊपर 12th वाले पॉइंट में लिखा हुआ है ना कि वो कर सकता है सर्वे, यस बिल्कुल कर सकता है। तो सेक्शन 92CA सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पज ऑफ द डिटरमाइनिंग द ALP द TPO कैन एक्सरसाइज द पावर्स अवेलेबल to an assessing officer under section 131 subsection 1 clause and subsection 6. These are the powers of the summoning and calling for the details for the purpose of inquiry or investigation into the matter. In order to enable the TPO to conduct on the spot inquiry or the verification, section 92CA subsection 7 has been amended with effect from the 1st June 2011 by the Finance Act 2011 so as to enable the TPO to also exercise the powers of a survey conferred upon the income tax authority under section 133A. Okay. Should TPO rely on the orders of the TPO of the preceding years? ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप अर्लियर प्रीवियस ईयर के जो भी ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर आप रिलाई करो, आपको तो फ्रेश असेसमेंट करना पड़ेगा ना। द TPO शुड अप्लाई, स्पेलिंग मिस्टेक है, should apply his mind fresh every year and should not rely on the orders of the TPO for preceding years while computing the arm's length price। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे, whether the reference to TPO is valid if case is not taken up in the scrutiny and reference to TPO is made after the expiry of the time limit for the issuing under notice under 143 subsection 2। okay, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रूटिनी नोटिस अंडर 143 सबसेक्शन 2 इज नॉट इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट इफ रेफरेंस इज मेड टू TPO इट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये तो सही बात है ना, नोटिस आपने टाइम से भेजा नहीं और आपने TPO को केस क्या कर दिया, रेफ़र कर दिया। ओके, तो फिर उस केस में जो भी केस रेफ़र किया है आपने TPO को, वो इनवैलिड हो जाएगा। टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर बाय ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, कितने टाइम लिमिट में आपको मतलब ऑर्डर पास ऑन करना होता है, तो एटलीस्ट 2 months बिफोर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिवन अंडर सेक्शन 153। तो आई थिंक सो ये मैंने 3rd या 4th टाइम में रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। फिर अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2016, द अबव प्रोविजन हैव बीन अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st June 2016। द अमेंडेड प्रोविजन प्रोवाइड वेयर द असेसमेंट प्रोसीडिंग आर स्टेड बाय एनी कोर्ट। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि अगर लिमिटेशन हो जाता है और कोर्ट अगर बोल देता है कि ये मैटर को अभी हम स्टे में रखेंगे, तो वो जो जितना स्टे पीरियड होता है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, और स्टे पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद जो डेट आपकी आती है और जिस दिन को आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है, उन दोनों डेट के बीच में अगर 60 डेज़ का कम टाइम पीरियड होता है तो हम 60 डेज़ तक एक्सटेंड करते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द असेसमेंट प्रोसीजर, तो वापस से मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देन सच रिमेनिंग पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड टू, कितने दिन तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 60 डेज तक। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अभी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, सो क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या करना है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो उसके अंदर पेनल्टीज भी है। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कितने साल तक मेंटेन करना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मिनिमम 8 years के लिए क्या करना है, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। सो एवरी पर्सन, तो पहले तो इस सेक्शन का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेक्शन 92D लिखा नहीं है तो आप लिख लेना। तो एवरी पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें उनको रखनी है। सो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द एसएससी एंटरप्राइज विद द डिटेल्स ऑफ द शेयर्स एंड द अदर ओनरशिप इंटरेस्ट हेल्ड बाय द अदर एंटरप्राइज। ओके, तो खुद का ओनरशिप स्ट्रक्चर, खुद की कंपनी के अंदर या तो खुद के एंटरप्राइज के अंदर किस तरह का ओनरशिप स्ट्रक्चर है उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ओके, अ प्रोफाइल of the multinational group of which the SSC enterprise is a part, along with the name, address, legal status and the country of tax residence of the each of the enterprise comprised in the group with the whom the international transaction have been entered into by the SSC and the ownership linkage among them। तो जितने भी आपके एसोसिएट एंटरप्राइज हैं उनके लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको रखना है अपने पास, एज वेल एज वहाँ की जो कंपनीज हैं जिनके साथ आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो उनका आपको TRC भी लेना पड़ेगा, टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट वहाँ का लेना पड़ेगा।
ओके, ये 2 हो गया। अ ब्रॉड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अ ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द असेसी एंड द इंडस्ट्री इन विच द असेसी ऑपरेट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द अफोर्सेड एंटरप्राइज विद होम द असेसी हैज ट्रांजेक्टेड। ओके, the nature and the terms including prices of international transaction entered into with the each associate enterprise, details of the property transfer or the service provided, and the quantum and the value of each such transaction or the class of the such transaction। तो ये सब कुछ द नेचर एंड द टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, किस प्राइस पे आपने ट्रांजेक्शन किया विद द एसोसिएट एंटरप्राइज, उसका भी देना है। तो पहले तो तीन जो पहले 3 थे उसके अंदर आपको ब्रीफ इन डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। A description about the ownership of the enterprise and उसकी कंपनी के अंदर किन किन लोगों की क्या है ओनरशिप है और स्टेक है, कितने परसेंटेज का शेयर्स उनका है, वो सब कुछ एक ब्रीफ आइडिया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी ब्रीफ नहीं, डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेसी एंड इंडस्ट्री का देना पड़ेगा, तो आपको इंडस्ट्री का ब्रीफ आइडिया देना है। ओके, ओनरशिप का तो आपको डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्टिव आइडिया ही देना पड़ेगा और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, number next, a description of the functions performed and the risk assumed and the asset employed or to be employed by the assessee and by the associated enterprise involved in the international transaction, a record of the economic and the market analysis, forecast, budgets and the any other financial estimates prepared by the assessee for the business as a whole or for each division product separately which may have the bearing on the international transaction entered into by the assessee। तो जो भी आपके बजटेड डेटा होंगे वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने फोरकास्ट किया होगा तो फोरकास्टिंग के अंदर तो आपने जो भी फोरकास्टिंग किया होगा उसके अंदर जो भी वैल्यूज आपने डिसाइड की होगी, क्या उस वैल्यू पे आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया हुआ है। ओके, तो क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे तो हमने कम वैल्यू पे किया होगा अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमने ज़्यादा वैल्यू से किया होगा। तो वो फोरकास्ट आपने किया होगा तो वो फोरकास्टिंग के साथ मैच नहीं हो रहा होगा, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर द डिटरमाइनिंग द कंप्यूटेशन ऑफ ALP। ओके, अ रिकॉर्ड ऑफ अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है अगर आता है तो। अ रिकॉर्ड ऑफ अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शंस टेकन इनटू अकाउंट फॉर एनालाइजिंग देयर कंपेरेबिलिटी विद द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन entered into, including the record of the nature and the terms and conditions relating to any uncontrolled transactions with third parties which may be relevant for the pricing of the international transaction। तो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जितने भी अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन्स को ही बेस लेके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ALP कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसको भी हम एनालाइज करेंगे ज़रूरत पड़ने पर। A record of the analysis performed to evaluate the comparability of the uncontrolled transaction with the relevant international transaction। Okay, अभी वो जो भी हमने अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन्स लिए उसको रेलेवेंट ट्रांजेक्शन जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द आर्म्स एंड प्राइस इन रिलेशन टू द ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, the method selected as the most appropriate method along with the explanation as to why such method has to be selected and how such method was applied in each case। description method जो आपने अप्लाई की उसका भी देना है। a record of the actual working carried out by determining the arms and price including the details of the enterprise data, then financial information used in applying the most appropriate method and adjustment if any which were made to account differences between the international transaction and the comparable uncontrolled transaction। मतलब जो भी ALP कैलकुलेट करने के लिए आपने जो भी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स किए हैं वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का भी आपको क्या करना है, डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। द assumption policies and the price negotiation if any which have critically affected the determination of arm's length price। ओके, जो अजम्पशंस आपने किए वो भी आपको देखना है। तो ये था सेक्शन 92D सब सेक्शन 1। ओके, पूरा। अभी नीचे अदर इंफॉर्मेशन भी है, ये है सेक्शन 92D सब सेक्शन 2। ओके, सपोर्ट बाय ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये पूरा आपको होमवर्क करना है, क्या क्या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन होंगे। कंटिन्यूटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर मोर देन 1 ईयर, तो एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 1 साल से ज़्यादा ईयर में परफॉर्म हो रहा है
या तो कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, तो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं कि फिर आप कंटिन्यूसली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे। तो ये लिखा है वेयर एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कंटिन्यूज टू हैव अ इफेक्ट ओवर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, a fresh documentation need not be maintained separately in respect of the each previous year unless there is a significant change in the nature or the terms of the international transaction in the assumption made or any of other sector आएगा यहाँ पे, sorry any other factor ही आएगा, or any other factor, and in case such significant change or the fresh documentation as may be necessary and shall be maintained the detailing the impact of the change on the pricing of the international ट्रांजेक्शन। तो ये भी कुछ खास नहीं है इसके अंदर कि अगर 1 साल से ज़्यादा में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा होगा तो आपको कोई सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अगर कोई ऐसे कंटिन्यूटी में आपको नहीं मिल रहा है ट्रांजेक्शन, तो आप क्या कर रहे हो, या तो फैक्टर्स आपको ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, तो फिर करने पड़ेंगे। पीरियड फॉर विच द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज मेंटेन, कितने साल मैंने बताया था, 8 years, तो आपको कितने साल तक मेंटेन करना है। फिर देखो 7.3 फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, द असेसिंग ऑफिसर और द कमिश्नर अपील्स मे इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट रिक्वायर एनी पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू फर्निश द एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को रिलेटेड, तो वो असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर अपील्स मांग सकता है। अगर मैटर अपील के अंदर गई है तो रिपोर्ट फ्रॉम अकाउंटेंट सेक्शन 92E, ये आपको याद रखना है, एक स्पेसिफिक ऑडिट होगा जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आपने किए होंगे उसको लेकर। ओके, आपको पता होगा कि अगर आपका कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर आपने एंटर किया है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज 30th of November इंस्टेड ऑफ 30th of September। ओके, the report from an accountant which is required to be furnished under section 92E by every person who has entered into international transaction during the previous year shall be in the form number 3CEB and verified in the manner indicated therein. It shall be furnished before the due date of submission return of income. तो ड्यू डेट क्या है, तो 30/11। ओके, ऑडिट रिपोर्ट, तो अंडर सेक्शन 92E every person who enters into an international transaction during a previous year is required to obtain a report from chartered accountant and furnish such report on or before the specified date in the prescribed form। ये सिर्फ एक बार आपको याद रखना है। रूल नंबर 10E, provide the auditor's report shall be in the form number 3CEB। This report is in the 2 parts. The first part requires the auditor to state he has examined the accounts and records of the assets relating to the international transaction which is maintained under section 92D entered into by the assessee during the relevant previous year. He is also to give his opinion whether the prescribed information and documents relating to the above transactions have been kept by the assessee. Further, he has to state that the particulars stated in the annexure to his report are true and what correct. In the second part of the audit report or the annexure, the particulars about the international transactions are required to be stated. Broadly stated, these particulars include the list of the associate enterprise and the particulars and the description of transactions relating to purchase, sales, provision of service, loan, advances, etc. Now the word specified date का मतलब क्या होता है, तो वो सेक्शन 139 में ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने, तो वापस हम डिस्कस नहीं करते उसको। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेनल्टीज़ वाला। ओके, काफ़ी स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर, तो क्या क्या पेनल्टीज़ है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ आर प्रोवाइडेड इन द वेरियस sections for non-compliance with the above provision. This are as under section 271, उसके अंदर है provides a penalty in case where the assessee adjusts total income by determining the arm's length price. The penalty for such concealment is minimum. Concealment मतलब जानबूझ के कोई इनकम को आपने इवेड किया था या छुपाया था। ओके, तो 100% मिनिमम एंड 300% ऑफ टैक्स ऑन सच कॉन्सिल्ड इनकम। तो जितनी भी इनकम आपने इस तरह से एडजस्ट की थी बाय नॉन अप्लाइंग द मार्केट वैल्यू और द आर्म्स लेंथ प्राइस, ओके, और जिसका आपने कॉन्सिलमेंट किया था उसके अंदर मिनिमम पेनल्टी हम लेंगे आपसे 100% और मैक्सिमम 300% ऑफ इनकम नहीं है ऑफ टैक्स ऑन सच कॉन्सिल्ड इनकम। द पेनल्टी प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर ब्रॉडली covered under section 271BA
providing for the levy of penalty for rupees 1 lakh in case where the any person fails to furnish the report from an accountant as required by section 92E. मतलब अगर आप ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते तो 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी. सेक्शन 271AA provide for the penalty for failure to keep and maintain the information in the document in respect of the international transaction, and section 271G which provide the penalty in case of failure to furnish the information or document under section 92D. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. सेक्शन 271AA अबाउट द फेलियर टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, 271G इज अबाउट द फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 92D. In order to provide a check on the such practice and the ensure compliances with the transfer pricing regulation, section 271AA provides that the assessing officer or the commissioner appeals may direct the person entering into international transaction to pay penalty at the rate of कितना percentage, 2% of what transaction price. तो लिखा है ना, of the value of international transaction entered into by him if the person fails to keep and maintain the any document and the information required under section 92D subsection 1 जो हमने डिस्कस किया. डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन आपको देनी है ओनरशिप की, खुद के जो भी आपके इंटरेस्ट हैं अलग अलग जगह पे, उसका भी डिस्क्रिप्टिव नेचर आपको देना है. Fails to report such international transaction which is required to be reported and the maintain or furnish the any incorrect information. ठीक है. The penalty under section 271AA shall be in addition, not in the substitution of section 271BA and 271. तो in addition होगा. ये वाला जो था 271 हमने देखा कि एसएससी ने अपनी इनकम को क्या किया, कम दिखाया हुआ है. ठीक है, और बाद में ALP अप्लाई करने के बाद आपकी इनकम बढ़ चुकी है तो उसके अंदर पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी. याद रख ला आप लोग. इन द अबव केसेस इफ द असेसी कैन शो दैट देयर इज अ रीजनेबल कॉज फॉर फेलियर, नो पेनल्टी विल बी लेविएबल. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, तो ये पेनल्टी आपको याद रखनी है. कितने सेक्शन थे, 271, देन 271AA था, देन 271BA. ओके, तो ये इतने सेक्शन है जो आपको याद रखने हैं. ये किसके रिलेटेड पेनल्टी थी, तो आपकी इनकम बढ़ जाती है आफ्टर एडजस्टमेंट इन ALP. ओके, 271AA ये किसके लिए था, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते तो 1 लाख रुपीज़ की आपके ऊपर पेनल्टी आएगी. एंड BA किसके लिए था, सॉरी BA ऑडिट रिपोर्ट के लिए था, सॉरी 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी आएगी इन केस अगर आप नहीं सबमिट कर पाते हो. एंड देन सेक्शन 270 फेलियर टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फेलियर टू मेंटेन बुक्स. ठीक है, तो याद रख लेना ये पेनल्टी वाला जो प्रोविज़न है वो. उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेक्शन 94A जो आपको लास्ट में देके रखा होगा. तो पेज नंबर 205, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस विद अ पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया. इसको आप शॉर्ट में क्या बुला सकते हो, NJA. सेक्शन 94A. ओके, तो अभी क्या होता है, पहले तो ये नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं. नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया का मतलब होता है, मतलब ऐसा एरिया ओके जिसके साथ नो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है. नो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मतलब उस कंट्री के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द, ऐसा बोल सकते कि उस कंट्री के साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या तो फिर कुछ और रीज़न की वजह से उस कंट्री के साथ हम कोई टैक्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल हमने बनाया नहीं है, और बनाने का ट्राई कर रहे हैं बट ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है. ओके, सो हमें ऐसा लग रहा है कि उसके साथ रिलेशनशिप रखने में कोई फ़ायदा या नुकसान की बात तो नहीं है, बट उस कंट्री के साथ हमारा रिलेशनशिप सही नहीं है. तो अगर एज एन एसएससी अगर आपने उस कंट्री के कोई टैक्स पेयर के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया होगा तो फिर उस केस में हम सेक्शन 94A के मुताबिक ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ अभी.
अभी आपने कोई भी व्यक्ति जो नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया के अंदर लोकेटेड है, अगर उसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन किया होगा देन इट इज डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इवन इफ द ट्रांजेक्शन इज विथ नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब आपने नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया के कोई पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन किया है, वो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, ओके मतलब वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, फिर भी आपने जो ट्रांजेक्शन किया ना उसको हम डीम टू बी क्या मान लेंगे, ट्रांजेक्शन विथ एसोसिएट एंटरप्राइज। तो इफ द ट्रांजेक्शन इज विथ एसोसिएट एंटरप्राइज देन इन दैट केस आपको उसके अंदर ALP लगाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको उसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, ALP भी लगाना पड़ेगा, साथ साथ आप ALP भी उसके अंदर क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। समझ में आ गया। प्लस वो जो परमिसेबल वेरिएशन मिलता था ना आपको 3% का परमिसेबल वेरिएशन, तो वो परमिसेबल वेरिएशन भी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही है इस सेक्शन के अंदर। ओके स्टार्ट करते हैं। तो देखो उसके अंदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी अवॉइडेंस मेजर्स इज टू डिस्करेज द असेसी फ्रॉम एंटरिंग इनटू ट्रांजेक्शन विथ पर्सन। मतलब ऐसे लोग जो, देखो आगे पढ़ो, विथ पर्सन लोकेटेड इन द कंट्रीज और द टेरिटरीज विच डू नॉट हैव इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म विथ इंडिया। मतलब ऐसे लोग जिनकी कंट्री का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ऐसा कोई इफेक्टिव एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंटर नहीं है, या तो फिर वो लोग इजीली एक्सचेंज नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन को। द फॉलोइंग आर द एंटी अवॉइडेंस मेजर्स टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर टू नोटिफाई द एनी सच कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया as a NJA notified jurisdictional area having regard to the lack of effective information with such country or territory. So far as the central government has specified the Cyprus as a notified jurisdictional area under section 94A. Now the Cyprus एक country का नाम है, ओके तो उसको NJ में रखा हुआ है कि उनका और हमारी गवर्नमेंट का कोई भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। ओके तो अगर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे जो भी एसएससी होगा उसने वो जो गुड्स उस एसएससी को ट्रांसफ़र किए होंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो पता नहीं भी चल सकती है। नॉर्मली क्या होगा कि अगर कोई कंट्री होगी उनके साथ हमारा एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन होगा तो सामने वाले के बुक्स ऑफ अकाउंट का भी हम क्या ले सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। ओके ताकि एसएससी ने कितने में गुड्स या सर्विसेज या फिर जितने भी उन्होंने कॉस्ट किया है या फिर जो भी लोन वगैरह दिया है जो प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है तो उसकी हमें एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी जो सामने वाले के बुक्स के अंदर होगा, जो इंडिया में नहीं है बट कहाँ पे है, ऐसी कंट्री में जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन है। तो अगर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क है तो फिर उस केस में तो आप इजीली डेटा ले सकते हो ना वहाँ से। ओके और उस डेटा के बेसिस पे आप इंडिया के अंदर ALP भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर NJA के अंदर हुआ तो फिर उस केस में प्रॉब्लमेटिक होगा। उसके बाद देखो, a transaction where one of the parties thereto is a person located in NJA would be deemed to be an international transaction and all the parties to the transaction to be deemed as a associated enterprise, and accordingly all the provisions of transfer pricing to be attracted in such case. However, the benefit of permissible variation between the ALP and the transfer price provided in the second proviso to section 92C subsection 2 based on the rate notified by the central government would not be, मैंने आपको बताया कि आपको permissible variation मिलेगा नहीं। उसके बाद आगे, such transaction may be the nature of purchase, sale or the lease of the tangible or intangible property or provision of service or lending or borrowing of what, money, or any other transaction having bearing on the profit, income, loss or assets of the assessee. It may include the mutual agreement, arrangement for allocation or the apportionment or the contribution to any cost or expense incurred or to be incurred in connection with the benefit, service or the facility provided to or to be provided by or to the असेसी। मतलब इन शॉर्ट ये पैराग्राफ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी टाइप का ऐसा अरेंजमेंट या अलोकेशन आपने किया है जो आपके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। ओके पर्सन लोकेटेड इन NJA शैल इंक्लूड द पर्सन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ द NJA एंड अ पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल विच इज एस्टैब्लिश्ड इन द NJA. It would also include the permanent establishment of any other person in the NJA. ठीक है, ये आपको याद रखना है। Next, payment made to any financial institution located in NJA would not be allowed as deduction unless the assessee authorized the CBDT
or any other income tax authority acting on its behalf to seek the relevant information from the financial institution on behalf of the what assessee. मतलब जो भी पेमेंट आपने कौन सी इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कहाँ लोकेटेड है, एनजेए में, अगर उसको आपने पेमेंट किया है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अनलेस एंड अदरवाइज सीबीडीटी ने आपको ऑथराइज किया होगा तो ही आपको उसका क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। इसका अगर आप लिंकेज कर सको तो लिंकेज ये हो सकता है कि ऐसी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में पैसा दे रही है इंडियन एसएससी को, तभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो फंड आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, ठीक है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का भी हो सकता है, वो इलीगल एक्टिविटी के लिए भी यूज़ हो सकता है। और अभी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका हमें बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस मिल नहीं सकता क्योंकि उस कंट्री, जिस कंट्री में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या तो कोई हमने ऐसा कोई एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया ही नहीं है। ओके, तो आपको उस पर्टिकुलर फाइनेंसिंग के ऊपर सस्पेक्ट है, ठीक है, आपको उस फंड, जो फंड आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला है उसकी जेन्युइननेस पे डाउट है, ठीक है। इट इज़ अ बेनामी ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं जो हवाला के थ्रू आया होगा, ठीक है, जो उसके थ्रू भी आया होगा या फिर कुछ और मीन्स के लिए उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो गवर्नमेंट इज कंसर्न विद देयर सिक्योरिटी रीजंस, जो भी उनके इनपुट्स होंगे उसके बेसिस पे ये प्रोविज़न उन्होंने बनाया होगा कि सीबीडीटी हैज़ टू एंश्योर दैट कि जो भी पैसा आउटसाइड इंडिया से आ रहा है उसका एक रीजनेबल एक्सेस हम ले सके फ्रॉम द रिसीविंग एंड, नहीं रिसीविंग तो हम कर रहे हैं, फ्रॉम द जो कंट्री इसको सोर्स कर रही है, ठीक है। तो फ्रॉम द सोर्स एंड वी आर स्क्रूटिनाइज द बुक्स ऑफ अकाउंट बट द कंट्री इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ अस, तो इन दैट केस वी विल पुट दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन द इंटरनेशनल क्राइटेरिया एज वेल एज द असेसी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शन, ठीक है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ पे लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया, और किस कंट्री में लोकेटेड है, एनजेए में। उसके बाद देखो, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर एक्सपेंडिचर और अलाउंस including the depreciation arising from the transactions with the person located in NJA would be allowed unless the assessee maintains the relevant documents and furnishes the prescribed information, ठीक है। ये फिर यहाँ से सेपरेट हो रहा है। Any sum credit or receipt from a person located in NJA deemed to be the income of the recipient assessee if it does not explain the satisfactory information or the if it does not explain the satisfactorily the source of such money in the hands of the such person or in the hands of the beneficial owner if such person is not a beneficial owner। मतलब क्या होता है कि आपको नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया से आपको जो भी पैसा मिला है वो आपकी डीम्ड इनकम हो जाएगी, ठीक है, इन केस अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज वो आपकी इनकम कंसिडर कर दी जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है, पूरी तरह से उनको क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया एनजीए वाले को, कि अगर आपने हमारी कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन किया होगा यहाँ के इंडियन एसएससी के साथ, तो फिर इंडियन एसएससी को हमने वार्न कर दिया। एक, पहली बात, तूने जो भी ट्रांजेक्शन किया उसके ऊपर एएलपी लगेगी। दूसरी बात, अगर आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट किया है, ठीक है, तो उसका हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे अनलेस एंड अदरवाइज आपने सीबीडीटी से ये ऑथराइज किया हुआ या किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी से। एंड थर्ड, आपने जो भी पैसा एनजेए से लिया होगा, मतलब एनजेए का जो भी वहाँ का रेसिडेंट है उससे लिया होगा, तो उसको हम डीम्ड इनकम मान लेंगे, ठीक है, अनलेस एंड अदरवाइज। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर उस केस में हम उसको डीम्ड कैटेगरी में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो ये दोनों बातें आपको बहुत समझनी है और अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से होगा। ओके, आगे देखो। The rate of TDS in respect of any payment made to a person located in NJA on which tax is deductible at source will be higher of the following। तो जो नॉर्मल TDS का रेट होता है ना, जो पेमेंट हम करते हैं जिसमें जो नॉर्मल TDS का रेट होगा वो वाला रेट और 30% विच एवर इज हायर रेट होगा वो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द रेट एंड द रेट्स इन फोर्स, और क्या लिखा हुआ है 30। इन तीनों में से जो विच एवर इज हायर होगा वो रेट हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो आई होप ये आपको सेक्शन 94A समझ में आ गया होगा, NJA, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके, आपको यही याद रखना है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिस व्यक्ति के कंट्री का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई भी एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन नेटवर्क नहीं है, और वो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन नेटवर्क नहीं होने की वजह से हमें ट्रांजेक्शन के अंदर डाउट हो रहा है।
ओके, तो वो दो एस्पेक्ट पे हो सकता है। एक तो वो लोग इनकम को कम दिखा के टैक्स का क्या करेंगे, इवेजन करेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है ना, अगर ऐसी कंट्री से फंडिंग हो रहा है जिस कंट्री से हमें कोई भी रीजनेबल एक्सेस नहीं मिलता है, तो वो कंट्री से जो फंडिंग आ रहा है उस फंडिंग को हमें स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। उसके लिए एसएससी को बोलना पड़ेगा अगर तूने उसको पैसा दिया, ठीक है, तो हम उसको डिडक्शन नहीं देंगे। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बॉयकॉट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हमें जो भी अदर फ्रंट्स है उसके अंदर भी हमें उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप वो सिक्योरिटी रीज़न वाला आपको समझ में आ गया होगा। वो थोड़ा ऐसा है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। क्यों सिक्योरिटी रीजन? मान लो पाकिस्तान इज इन दी NJA, ओके, राइट नाउ पाकिस्तान इज अ नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न से मैं बोलूँ तो टैक्सेशन एंगल से तो वो NJ है। तो अभी उस केस में अगर मान लो पाकिस्तानी कंपनी ने कोई भी पैसा इंडियन कंपनी को दिया हुआ है, ओके, तो फिर उसका इंडियन कंपनी को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा CBDT को, ओके। अगर वो ऑथराइज करते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को तो फिर उस केस में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। बट सर वो लोग ऑथराइज नहीं कर रहे, तो उसका रीज़न कुछ हो सकता है कि उन्होंने कम डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, किसने, इंडियन कंपनी ने, तब जाके उन्होंने ऑथराइज नहीं किया होगा। और एक सस्पेक्ट तो बनता है ना कि हमारी जो भी नेबरिंग कंट्री है जहाँ से पैसा आ रहा है, हमें सस्पेक्ट लग रहा है, सस्पेक्ट ये लग रहा है कि वो पैसा गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सो हमने उसको इनडायरेक्टली बैन कर दिया कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट नहीं किया, आप समझो, ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट नहीं किया, बट उन्होंने बोला कि आपको उसको एक स्कैनर के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई की है तो ही हम आपको उसका क्या दे सकते हैं, डिडक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, प्लस साथ में आपको TDS भी डिडक्ट करना है। साथ में अगर आपने उससे कोई पैसा रिसीव भी किया होगा ना, तो वो आपकी इनकम कंसिडर हो जाएगी। मतलब हर जगह से ऐसा बोल सकते हैं कि एसएससी को प्रॉब्लम होगी, इवन इफ जेन्यून कंसर्न होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर NJA के वाले के साथ ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर उस केस में ये टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होना ज़रूरी है दोनों कंट्री के बीच में। तो देखो नीचे एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये वाला आपको करना नहीं है, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखो उसके अंदर A लिमिटेड एन इंडियन कंपनी प्रोवाइड्स अ टेक्निकल सर्विसेज टू अ कंपनी XYZ इनकॉर्पोरेशन located in NJA for the consideration of ₹40 lakh in October 2014. It charges ₹42 lakh for the similar services rendered to PQR Incorporation which is not located in NJA. PQR Incorporation is not an associate enterprise of A Limited. तो comparable transaction मिल गया। तो A लिमिटेड ने XYZ इनकॉर्पोरेशन के साथ क्या किया, ट्रांजेक्शन किया हुआ है, जिसमें उसने कितना पैसा चार्ज किया हुआ है, तो 40 लाख रुपीज़ चार्ज किया हुआ है। और ऐसा सिमिलर सर्विसेज उसने किसी नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को दिया है जो NJ में लोकेटेड है, जिसमें कितना है 42 लाख। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन अंडर सेक्शन 94A रीड विद सेक्शन 92C इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द टेक्निकल सर्विस। तो पहले तो आपको सेक्शन 94A का आंसर लिखना पड़ेगा कि एनी ट्रांजेक्शन विद अ पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया is subject to ALP as it is treated as a deemed to be international transaction, and that person which is located in notified jurisdictional area is also deemed to be a related person. Okay, so any transaction with that person is subject to ALP. Okay, परमिसिबल वेरिएशन मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे इस केस में क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगा, उसकी जो इनकम होगी वो 2 लाख से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ALP कितनी है, तो ALP है 42 लैक्स एंड ATP कितना है 40 लाख। तो इस केस में ALP ही हम कंसिडर करेंगे ना, तो ALP है कितना 42 लाख रुपीज़। तो फिर उस केस में इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना होगा, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट विल बी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सेफ हार्बर रूल्स। ठीक है, अगर कुछ बाकी रह जाता है इन दोनों चैप्टर में से, जो DTAA हमने जो किया एंड ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविज़न अभी हम कर रहे हैं वो, तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी रह जाए, तो आप मुझे बता देना कि क्या क्या बाकी रह गए। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब उसको हम डिस्कस कर देंगे। मेजॉरिटी तो सब कुछ कवर कर ही दिया है, पर फिर भी उसके अलावा कुछ बाकी रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।
नाउ तो स्टार्ट करते हैं सेफ हार्बर रूल्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ हार्बर रूल्स। तो पहले ये समझने का हम ट्राई करते हैं कि सेफ हार्बर रूल्स का मतलब होता क्या है। तो सेफ हार्बर रूल्स किस लिए इम्प्लीमेंट हुए थे, तो ऐसा बोल सकते हो कि इट इज़ वन काइंड ऑफ बेंचमार्क रूल्स के एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका मिनिमम इतना तो प्रॉफिट मार्कअप होना चाहिए, आपका इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको बेंचमार्क रूल की तरह आप देख सकते हो। तो इसके पीछे का रीज़न ये था इम्प्लीमेंटेशन का कि जब एसएससी एन नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है तो उसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनकम टैक्स एसएससी के जो भी एएलपी के कैलकुलेशन है उसके साथ अग्री ना करे, ठीक है। तो उसकी वजह से होता था क्या, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट्स होते थे और डिस्प्यूट की वजह से वो डिस्प्यूट कंटिन्यू रहते थे, ओके, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी, ओके। और एसएससी को भी एक हार्डशिप तो रहता ही था। तो उन्होंने बोला था कि एक सिंक्रोनाइजेशन हमें चाहिए इनकम टैक्स लॉ के अंदर, जिसके अंदर एक स्मूथ फंक्शनिंग हम कर सके जब भी हम इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, या तो हम ट्रांजेक्शन किसके साथ करते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ। तो उसके लिए भी एक ज़रूरी था ताकि कोई भी प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट्स ना रहे, बहुत लंबे लंबे समय तक या अरसे तक जो डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं वो ज़्यादा ना चलें। इसके लिए उन्होंने सेफ हार्बर रूल्स क्या किए, इम्प्लीमेंट किए। एग्ज़ाम में एक बार ही पूछा हुआ है, ऐसे तो पूरा इन डिटेल में दिया हुआ है अगर आपको करना है तो, बट आपको पूरा डिटेल में नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ उसकी लिमिट्स याद रखनी है कि इस सिचुएशन के अंदर इतना मिनिमम प्रॉफिट मार्कअप होना चाहिए, इस सिचुएशन के अंदर इतने से ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उतना ही आपको याद रखना है। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतना कोई आपको काम में आने वाला नहीं है, अनलेस एंड अदरवाइज आपका बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस आप डेवलप कर चुके हो, तब आपको गिन के 3-4 क्लाइंट इसके मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेंचमार्क रूल्स हैं जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। ये वो रूल्स मैं समझा दूंगा कि आपको किस तरह से करने हैं, ठीक है। और इसके अंदर अमेंडमेंट भी हुआ है, ठीक है। तो ये अमेंडेड पार्ट ही दिया हुआ है आपको, अमेंडमेंट के लेक्चर में हम वापस से उसको डिस्कस तो करने ही वाले हैं, बट ये अमेंडेड पार्ट ही है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो आप देखोगे तो लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट and prolonged disputes, section 92CB provides that the determination of arm's length price under section 92C or 92CA, okay, shall be subject to safe harbor rules. Section 92CB subsection 2 empowers the CBDT to prescribe the safe harbor rules. Safe harbor rules means the circumstances in which the income tax authority shall accept the transfer price declared by the assessee. एक मिनिमम बेंचमार्क प्रोविजन है कि आपको इतना मिनिमम तो क्या करना है, अपना प्रॉफिट मार्कअप या इससे ज़्यादा आप एक्सपेंस नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, काफ़ी लंबा है तो ध्यान रखना। सेफ हार्बर रूल्स नोटिफाइड वेयर एन एलिजिबल assessee has entered into eligible international transaction and the assessee has exercised the option to follow the safe harbor rules. The option exercised by the said assessee is not held to be invalid. The transfer price declared by the assessee in respect of such transaction shall be accepted by the income tax authority if it is in the accordance with the circumstances mentioned below. तो आप अगर सेफ हार्बर रूल्स को मतलब अडोप्ट करते हो, उसके अंदर का ऑप्शन आप एक्सरसाइज करते हो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उस जो भी मिनिमम सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए उन्होंने उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो पहले तो है ना कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं, उसका मीनिंग आपको समझाया है इन डिटेल के अंदर, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ पहला क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो जो अकाउंट्स में आप मतलब समझते हो वो वाला मतलब इनकम टैक्स में नहीं होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सो फार एज द सेफ हार्बर रूल्स इज कंसर्न, तो उन्होंने क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग दिखाया था, द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर बाय द असेसी इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स नॉर्मल ऑपरेशन including employee stock option plan or the similar stock based compensation provided by the associate enterprise of the assessee to the employer of the assessee. तो अगर ऐसा कोई कॉम्पनसेशन दिया हुआ है कॉमन ग्रुप सर्विसेज के अंदर तो भी उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है, किसका, ईसॉप का वैल्यू, ठीक है। reimbursement to the associate enterprise of the expenses incurred by the associate enterprise on the behalf of the assessee. एक्सपेंस आपको करना था पर आपके बदले में किसने कर दिया, एसोसिएट एंटरप्राइज ने। तो ऑब्लिगेशन तो आपका था बट किया किसने, एसोसिएट एंटरप्राइज ने।
तो अभी वो पैसा आपको एसोसिएट एंटरप्राइज को रियम्बर्स करना पड़ेगा ना, तो वो जो खर्चा आपने किया होगा, ठीक है, वो आपको ऐड कर देना है किसके अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। बट ये ध्यान रखना कि ये किस पे होना चाहिए, एट कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। शायद स्टूडेंट को ना भी समझ में आए तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। से फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं, यहाँ पे ए लिमिटेड है, कौन सा कंपनी है, इंडियन कंपनी, ओके। नाउ तो अभी हुआ कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे सी लिमिटेड नहीं, सी इनकॉर्पोरेशन है, ये कहाँ पे, तो ये यूएसए में। एक 15 करोड़ के रुपीस का एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, 15 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस हुआ है, जिसका पूरा का पूरा बेनिफिट किसको मिला है, बेनिफिट किसको मिला है, ए लिमिटेड को पूरा बेनिफिट मिला हुआ है। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसे कि सी इनकॉर्पोरेशन ने इसका पेमेंट किया हुआ है। तो पेमेंट डिस्चार्ज किसने किया, तो पेमेंट डिस्चार्ज किसने किया, सी इनकॉर्पोरेशन ने। मान लो कि ए लिमिटेड एंड सी इनकॉर्पोरेशन, तो सी इनकॉर्पोरेशन इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। तो इस केस में पेमेंट तो पूरा 15 करोड़ का किसने किया, सी इनकॉर्पोरेशन ने। तो अभी एक केस में, इस केस में ए लिमिटेड क्या करेगा, ये पूरा पैसा सी इनकॉर्पोरेशन को वापस देगा ना। तो वो वापस देगा तो कितना वापस देगा, 15 करोड़ ना। तो 15 करोड़ रुपये हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या कर देंगे, ऐड। समझ में आ रहा है। बट ये किस पे देना है आपको, एट कॉस्ट। बट मान लो 18 करोड़ दिए होते तो हम 18 करोड़ रुपीस ऐड नहीं करते, फिर हम 15 करोड़ रुपीस ही करते हैं। याद रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमाउंट्स रिकवर्ड सेम टू सेम, वाइस वर्सा, कि आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज का पेमेंट था जो आपने किया, एसएससी ने किया, ठीक है, तो वो रिकवर करेंगे ना। इस केस में मान लो कि पेमेंट सी इनकॉर्पोरेशन ने किया था, उसकी जगह हम रिवर्स कर देते हैं कि पेमेंट किसने किया, ए लिमिटेड ने, बट ऑब्लिगेशन किसका था, सी इनकॉर्पोरेशन का पेमेंट करने का। ओके, तो फिर उस केस में हम रिकवर करेंगे, बट रिकवर भी हमें कैसे करना है, एट कॉस्ट ओनली। Amounts recovered from the associate enterprise on account of expenses incurred by the assessee on behalf of those associate enterprise and which relate to a normal operation of the assessee. Okay, किसके साथ रिलेट करता है, नॉर्मल ऑपरेशंस। Depreciation and amortization expenses relating to the asset used by the assessee. तो कभी कभी क्या होता है, कॉमन असेट्स भी होते हैं। तो कॉमन असेट्स होती है तो हम यूज तो करते ही हैं, बट असेट किसी और की होती है। तो यूज कोई कॉमन पर्पस के लिए हो रहा है, ठीक है, तो फिर उस केस में उतना पार्ट का डेप्रिसिएशन जितना हमने यूज किया है उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। बट नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। अभी हुआ क्या है कि ये बट नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग है ना, ठीक है, ये कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू ऑन पेज नंबर, आपको जाके देखना पड़ेगा ऑन पेज नंबर, मैं बता देता हूँ 214, ठीक है। तो उसका वो जो पार्ट है वो पीछे चला गया। ओके, तो हम नीचे जाके पढ़ते हैं 214 पे। ये रहा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्या क्या उसके अंदर नहीं आएगा, तो उसमें लिखा है इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटीज, प्री ओपनिंग एक्सपेंसेस, then the loss arising on account of foreign currency fluctuation, extraordinary expenses, loss on transfer of asset or investments, expense on account of income tax and other expenses not relating to the normal operations of the assessee, ठीक है। तो वो तो अभी अकाउंट्स में भी यही था, ठीक है, कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं वो नहीं है इस बार। इनकम टैक्स में आपने देखा ही होगा कि नॉर्मली भी हम पीजीबीपी करते थे, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजंस वगैरह होती थी वो हम डिसअलाउ करते थे, तो यहाँ पे भी ऐसा ही था, ठीक है। सारा नहीं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम टैक्स में अलाउड होता है, बट आप प्रोविज़न फॉर देखोगे तो प्रोविज़न अगर स्टैट्यूटरी होगा तो ही इनकम टैक्स में अलाउड होता है, अदरवाइज वॉलेंटरी प्रोविजंस एंड द अनअसर्टेन प्रोविजंस आर डिसअलाउड, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें थी वो एक्सेप्टेबल फैक्ट है, आप उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हो कि सो फार एज द इनकम टैक्स इज कंसर्न, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीन्स प्योरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो प्रॉफिट होगा वो हम कंसिडर करेंगे। ऐसा एक्सपेंस जो आपने बुक एंट्री के थ्रू क्रिएट किया हुआ है उसको हम इग्नोर करेंगे, या तो फिर अगर मान लो माइनस हुआ है तो हम उसको वापस ऐड ऑन करेंगे। सो फार एज द
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसर्न। उसके बाद देखो ऐड, सॉरी गलती हो गई, मैं ऐड करने का बोला, ऐड नहीं करना है, वी आर इन दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। ओके, अगर ऐड किया है तो माइनस करना है। आगे देखो, सो मैं जो बोला उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, कोई गलती ना हो। आगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो इसमें भी वही है, इंटरेस्ट इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स एंड उन सबको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बट नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, तो ये सब कुछ इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, क्योंकि पूरे सेफ हार्बर रूल्स के अंदर ऑपरेटिंग मार्जिन का ही क्या किया है, बात किया हुआ है। इन रिलेशन टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मीन्स द रेशियो of operating profit being the operating revenue in excess of the operating expense। ओके, ठीक है, मतलब ये लोग फॉर्मूला को भी डीटी की लैंग्वेज में ही समझाते हैं, कोई बात नहीं, नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी ईजीनेस के लिए। टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मीन्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस क्या करना है आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिवाइड बाय क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मिल जाएगा ना, एक रेशियो मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपको परसेंटेज टर्म्स में मिल जाएगा। ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट आपको समझाया हुआ है, तो आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, होमवर्क में कर सकते हो। की नोट्स नीचे दिया हुआ है, assessee has to make an application to the assessing officer in the prescribed form that he wants to adopt the safe harbor rules. The assessing officer will accept the application of the assessee and then the assessee will be governed by the safe harbor rules. Safe harbor rules shall not be applicable in case of the notified jurisdictional area। थोड़े टाइम पहले ही हमने देखा आज के लेक्चर में सेक्शन 94A, तो उस केस में सेफ हार्बर रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें लिखा हुआ है ना, एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड इन एनी कंट्री और टेरिटरी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 94A एज नोटिफाइड जुडिशनल एरिया एंड और इन नो टैक्स और लो टैक्स कंट्री और टेरिटरी। नो टैक्स और लो टैक्स कंट्री में इसका मतलब क्या होता है, तो कंट्री जिसका हाईएस्ट टैक्स रेट इज मैक्सिमम 15% है, मतलब उसका टैक्स 15% से ज़्यादा है ही नहीं किसी भी सेक्शन के अंदर। Number 4, Section 92D requiring every person who has entered into international transaction to keep and maintain the prescribed information and document as required under Section 92D, that is the maintenance of books of account under the international taxation, and उसका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा Section 92E। So far as the safe harbor rules is concerned, तो सेफ हार्बर रूल्स के अंदर एक बार आप आ गए, उसके बाद ऐसा नहीं कि सर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में से छुट्टी या ऑडिट रिपोर्ट करने में से छुट्टी, ऐसा नहीं है। यू मस्ट हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गेट देम ऑडिटेड। ओके, ठीक है, तो याद रखना वही लिखा हुआ है और कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो अभी आ जाओ, अभी सर्कमस्टेंसेस बात करते हैं कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में क्या करना है। ओके, ऐसे तो अगर चाहता तो मैं छोटा करके दे सकता था, ठीक है, आपको सिर्फ परसेंटेज याद रखने, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मान लो डिटेल में करना है तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उन्हीं के लिए है। देखो उसके अंदर आगे, एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय एलिजिबल असेसी बीइंग एन इंडियन एंटरप्राइज, फिर उसके अंदर सर्कमस्टेंसेस बताएं, डेफिनेशन बताएं। तो आपको डेफिनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो वो डेफिनेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी पता नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई मन पे लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज का मतलब क्या होता है। यू आर ओनली कंसर्न विद दैट द व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट should assessor disclose under safe harbor rules in case if the assessor is going to take the option under 92 CB। ओके, तो इन डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल हमें, ठीक है। आपको सिर्फ बेंचमार्क रूल्स याद रखना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज क्या होगा, आगे R&D आएगा, तो जो R&D कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता है कि R&D का एग्जैक्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो ज़्यादा हमें सोचना नहीं उसके बारे में। तो देखो उसके अंदर, तो उसमें लिखा है प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज टू किसको, नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सप्लाई,
सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब यहाँ पे आप क्या डिस्क्लोज कर रहे हो, इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो। तो जनरली आप एक्चुअल में क्या करोगे, तो एक्चुअल के अंदर आप सेल्स को कम दिखाओगे। तो अगर आपका सेल्स कम दिखेगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ, अगर आपका सेल्स कम दिखेगा तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा ना, ठीक है। तो समझ में आ गया ना ये क्या हो रहा है। तो मान लो कि नॉर्मल तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% जितना रहता है, बट जब आपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजेक्शन किया, किसके साथ, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 12% हो गया। ओके, तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में उन्होंने बोला कि ये सब कुछ छोड़ो, एक मिनिमम परसेंटेज है जो आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ओके, तो मिनिमम परसेंटेज उन्होंने नोटिफाई किए कि ये जो 12% है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी हम इसके ऊपर ELP लगाएंगे और फिर एक्चुअल वाला प्रॉफिट निकालेंगे। इससे बेटर है कि हमें एक काम करो, ये मिनिमम बेंचमार्क रूल्स हैं, इतना अमाउंट डिक्लेयर कर दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। सो देखो, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर्ड बाय द एलिजिबल assessee फ्रॉम द एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन आपने किसके साथ किया होगा, नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है नॉट लेस देन, कितना मिनिमम, नॉट लेस देन। तो अगर यहाँ पे पढ़ना है ये, वेयर द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंटर्ड डज नॉट एक्सीड अ सम ऑफ ₹100 करोड़। तो अगर 100 करोड़ के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, तो आपको कितना मिनिमम परसेंटेज ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाना है, 17%, ठीक है। कितना परसेंटेज, 17%, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू मैंने आपको समझा दिया, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, डिवाइड बाय को ऑपरेटिंग एक्सपेंस करना है। तो लिखा है ना, इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, समझ में आ रहा है ना। ऑपरेटिंग सेल्स नहीं डिवाइड करना है, हम मार्जिन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करते हैं नॉर्मली रेशियो एनालिसिस के अंदर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको एक्सपेंस के रेशियो में कितना क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, वो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। सो कितना परसेंट हम करेंगे, 17%, ठीक है। 100 करोड़ के अंदर हुआ तो, और अगर आपका ट्रांजेक्शन 100 करोड़ से ज़्यादा हुआ बट बस 200 करोड़ रुपये से क्या है, कम, वो गुजराती निकल गया, ठीक है, बहुत दिनों बाद निकला, बस 100 बराबर वांदो नहीं, चलो। एक्सीड्स अ सम ऑफ ₹100 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 200 करोड़ रुपीज़। सो इन दैट केस उन्होंने मार्जिन कितना बताया हुआ है, 18%, ठीक है, याद रहेगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो सर व्हाट अबाउट ट्रांजेक्शन जो 200 करोड़ से ज़्यादा हो, तो फिर इन दैट केस वो रूल नंबर सेक्शन 92 CB में नहीं आएगा, एज वेल एज रूल 10 TD में भी नहीं आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द assessee विल बी कवर्ड इन दिस कैटेगरी ओनली। ओके, तो सर जैसे ही ट्रांजेक्शन बढ़ा तो प्रॉफिट मार्जिन क्यों बढ़ा, तो अभी आप कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, सेल्स वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो क्या होगा, इंक्रीज होगा ही ना। तो वो एक फंडामेंटल रूल है, ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाएगी, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ने ही वाला है आपका, इसलिए उन्होंने 17 से कितना कर दिया, 18%। अगर किसी को बहुत मन से इच्छा हो रही है कि सर व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, तो दे कैन रीड द डेफिनेशन एज पर देयर विश। ओके, आगे, प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। तो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई बैक ऑफिस ऑपरेशंस किए, फिर कॉल सेंटर्स वगैरह, या कोई लीगल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, जिससे आप सर्विस किसको दे रहे हो, तो किसको सर्विस दे रहे हो, टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और IT बेस्ड सर्विसेज हम दे रहे हो उसको, ठीक है। तो IT बेस्ड सर्विसेज अगर हम देंगे तो फिर उस केस में क्या होगा, क्या मिनिमम प्रॉफिट मार्कअप हमारा होना चाहिए, तो उसमें भी वही समझाया हुआ है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। तो वही लिखा हुआ है, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर्ड बाय द एलिजिबल assessee फ्रॉम द एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंकर्ड इज नॉट लेस देन द प्रिस्क्राइब परसेंटेज, तो उसमें लिखा हुआ है 17%। अगेन द वेयर द वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से ज़्यादा,
एंड 18% कब, तो 100 से 200 करोड़ के बीच में। ठीक है, तो यही सब कुछ लिखा हुआ है, आप देखोगे तो रिमोट मेंटेनेंस, रेवेन्यू अकाउंटिंग, सपोर्ट सेंटर, वेबसाइट सर्विसेज, डेटा सर्च, इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, तो इस तरह से आपको करना है। फिर उसके बाद देखो प्रोविजन ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज के अंदर आप ऐसा ले सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एनालाइज करते हो, यू आर द इन्वेस्टमेंट बैंकर एज वेल। तो अभी आपकी काफ़ी सारी एसोसिएट एंटरप्राइज है आउटसाइड इंडिया, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंड रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ द research and analysis in terms of what investment analysis, okay, not in terms of any particular product or the services। तो आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हो, तो आपने उनके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का पूरा क्या कर दिया है, आउटसोर्सिंग इंडिया में ले लिया है। ठीक है, तो आप उनको क्या करते हो, सर्विसेज देते हो। ठीक है, तो उसका बिल भी अच्छा खासा बनता होगा। तो अभी वो जो बिल आप बना के दोगे आपके नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज को, उसके अंदर मिनिमम आपको कितना परसेंटेज चार्ज करना है। ठीक है, तो उसको उन्होंने किस तरह से बाइफरकेट किया है, तो ध्यान से पढ़ना। द वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड 200 करोड़ एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर्ड बाय द एलिजिबल असेसी फ्रॉम द एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो उसमें लिखा हुआ है नॉट लेस देन द प्रिस्क्राइब परसेंटेज। तो कितना परसेंट लिखा हुआ है, 24% आपको मिनिमम क्या करना है, डिक्लेयर करना है। अगर आपका एम्प्लॉय कॉस्ट इन रिलेशन टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होता है, एटलीस्ट 60%। समझ में आ रहा है। तो आपका पूरा जो स्टाफ है ना, उसमें से एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब जितना भी एम्प्लॉय कॉस्ट हो रहा है उसमें से 60% तो पर्टिकुलरली उस ट्रांजेक्शन के लिए हो रहा है। किसके लिए, जो नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज को आप सर्विसेज दे रहे हो। ओके, तो उसमें से 60% मिनिमम हो रहा है, एटलीस्ट 60%। तो फिर उस केस में प्रॉफिट मार्कअप उन्होंने कितना बताया, तो 24%। मतलब आपका एम्प्लॉय कॉस्ट हो रहा है मान लो 50 करोड़ ना, आउट ऑफ 50 करोड़ 30 करोड़ रुपीस का जो एक्सपेंस है ना, इट इज एट्रीब्यूटेबल टू द सर्विसेज विच इज गिवन टू हुम, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, विच इज मतलब उनको सर्विसेज हमने दी हुई है। ठीक है, तो अभी उस केस में हम क्या करेंगे, कितना मिनिमम प्रॉफिट मार्कअप होना चाहिए आपका, 24%। ठीक है, नेक्स्ट देखो 40% और मोर बट लेस देन क्या लिखा हुआ है, 60। तो कितना प्रॉफिट मार्कअप, 21% होना चाहिए। एंड डज नॉट एक्सीड 40%, तो कितना दिया हुआ है, 18%। ठीक है, तो इतना मिनिमम प्रॉफिट मार्कअप आपका होना चाहिए, याद रहेगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जितनी भी टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट होगी उसमें से हमें कितना करना है, 60% अगर हुआ जो हमने स्पेसिफिकली उनको दिया था, तो हमारा प्रॉफिट मार्कअप उस ट्रांजेक्शन में से कितना होना चाहिए, 24%। सबसे पहले तो आपको प्राइमा फेसी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि 200 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे कौन है, तो ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने अपनी 3 एसोसिएट एंटरप्राइज कॉल्ड बी इनकॉर्पोरेशन, सी इनकॉर्पोरेशन एंड डी इनकॉर्पोरेशन, तीनों के तीनों क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ओके, ए लिमिटेड के यहाँ पे 50 एम्प्लॉय काम करता है। ठीक है, जिनका एम्प्लॉय कॉस्ट, नीचे एम्प्लॉय कॉस्ट की भी डेफिनेशन देके रखी है। तो जिनका एम्प्लॉय कॉस्ट कितना होता है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट होता है 80 करोड़ रुपीस। छोटा लिख देता हूँ सो ज़्यादा आँखों को तकलीफ ना हो। तो 80 करोड़ रुपीस ये उनका एम्प्लॉय कॉस्ट है। ठीक है, तो अभी ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट हुआ है ना, उसके अंदर ऐसा कुछ है कि 70% एम्प्लॉय किसके अंदर एंगेज रहते थे, एंगेज इन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू किसको, एसोसिएट एंटरप्राइज को। तो अभी आपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ मान लो कि कितना रेवेन्यू चार्ज किया हुआ है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो वो है अप्रोक्स 180 करोड़ रुपीस। ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू है आपका। ठीक है, तो अभी इस केस में मिनिमम प्रॉफिट मार्कअप आपका कितना होना चाहिए, तो एटलीस्ट 60% होगा।
तो 60% होगा तो 24% आपका प्रॉफिट मार्कअप होगा। तो ये 180 का 24% आपको मिनिमम डिक्लेयर करना है। सो कितना आएगा 43.2 करोड़ रुपीस। याद रहेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से होगा। अगर मान लो 50% होता तो यहाँ पे 24 की जगह 21% होता। याद रहेगा ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगेन आगे बढ़ो। उसके बाद तो सर ऐसा करने के पीछे का रीज़न क्या होगा? उसके रीज़न यही होंगे कि काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाती हैं और केपीओ की तरह उसको यूज़ करती हैं एज अ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो इन दैट केस वो केपीओ की तरह उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर सारा का सारा जो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट होगा ना, उसको हम बिल्कुल भी क्या कर देंगे, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट हम डिस्क्लोज करेंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रॉफिट इंडिया में कम डिस्क्लोज होगा तो टैक्स भी कम क्या होगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा टीम भी मिल जाएगा वर्क करने के लिए। तो इंडिया वालों ने बोला कि यार तुम लोग हमारे एक तो रिसोर्सेज यूज़ करते हो, दूसरा यहाँ के लोगों का जो एफर्ट है वो यूज़ करते हो, सैलरी देते हो, नो डाउट, कोई बात नहीं, बट जो रिसोर्सेज यहाँ के यूज़ कर रहे हो तो इनकम भी यहाँ पे आप दिखाओ ना। इसलिए उन्होंने बोला कि मिनिमम 24% तो आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। और सब्सिडरी कंपनी है तो वो जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होगा तो उसमें से मेरे ख्याल से 100% एम्प्लॉय कॉस्ट उनके लिए ही होता होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जब आगे बढ़ोगे ना, तब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों करना है, इसके पीछे का रीज़न क्या था। ओके, नंबर 4, ये तो अभी तक हमने जो बात की ना वो सब कुछ बैक ऑफिस के रिलेटेड था। पहला सॉफ्टवेयर के रिलेटेड था, दूसरा उन्होंने बात की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिस के रिलेटेड, जो बैक ऑफिस वर्क होता है। ठीक है, देन हमने अभी जो बात किया वो था प्रोविजन ऑफ केपीओस। ठीक है, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है, केपीओ का मतलब क्या होता है। ठीक है, नंबर 4 में है एडवांसिंग ऑफ द इंट्रा ग्रुप लोन्स वेयर द अमाउंट ऑफ लोन डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी। तो सर यहाँ पे इंडियन रुपी लिखा हुआ है तो कहीं और फॉरेन रुपी भी तो, सॉरी फॉरेन करेंसी भी तो हो सकते हैं, फॉरेन रुपी नहीं तो फॉरेन करेंसी भी तो हो सकते हैं। तो यस है, बिल्कुल यहाँ पे इंडियन रुपी लिखा है, नीचे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी। ठीक है, सो इसमें अभी कुछ ज़्यादा हमें दिमाग दौड़ाना नहीं है। ठीक है, तो एडवांसिंग ऑफ द इंट्रा ग्रुप लोन्स, तो इंट्रा ग्रुप लोन हो रहा है तो इंट्रा ग्रुप लोन का डेफिनेशन सामने दिया हुआ है आपको, तो वो मैं बता देता हूँ। इंट्रा ग्रुप लोन मीन्स लोन एडवांस टू होली ओन सब्सिडरी बीइंग अ नॉन रेसिडेंट वेयर द लोन इज सोर्स इन इंडियन रुपीज and is not advanced by an enterprise being a financial company including a bank or the financial institution or the enterprise engaged in lending or borrowing the normal course of business. सो डेफिनेशन में आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी बीइंग अ नॉन रेसिडेंट है, और अगर उनका बिजनेस ऑपरेशन ही लोन वगैरह देने का है तो फिर वो इस केस में कवर नहीं होंगे। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, इंट्रा ग्रुप लोन्स एडवांस टू हुम होल्डी ओन सब्सिडरी बीइंग अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो इंडियन होल्डिंग कंपनी है, उसने लोन दिया हुआ है टू होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी। ओके, तो उसमें लिखा हुआ है द इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर्ड इन रिलेशन टू द एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज नॉट लेस देन 1 ईयर marginal cost of the funds lending rate of SBI as on 1st April on the relevant previous year। तो उसमें कुछ अमाउंट दी हुई है परसेंटेज टर्म्स के अंदर। तो क्रिसिल रेटिंग एसोसिएटेड एंटरप्राइज और इट्स इक्विवेलेंट। ओके, तो उसमें लिखा हुआ है बिटवीन AA एंड A। तो क्रिसिल रेटिंग्स होती है, इसके बेसिस पे वो लोग कैटेगराइज करते हैं कि ये कंपनी है इसके अंदर इस रेटिंग में आएगी। तो जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी उतना इंटरेस्ट रेट भी क्या रहेगा, कम। वो आपने FM सब्जेक्ट में भी देखा होगा। तो कितना परसेंटेज है, 1.75। तो ये प्योरली आपको याद रखना पड़ेगा। देन BBB माइनस, BBB एंड BBB प्लस, तो कितना 3.25। देन बिटवीन BB टू B तो कितना है 4.75। ओके, 1.50 एवरी टाइम बढ़ रहा है आप देखोगे तो। देन C टू D तो 6.25 एंड वेयर नो क्रेडिट रेटिंग इज अवेलेबल एंड द लोन टू एसोसिएट एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द लोन्स टू ऑल एसोसिएट एंटरप्राइज डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ इन एग्रीगेट एज ऑन 31st मार्च ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इन दैट केस कितना दिया हुआ है 4.25। तो अगर कोई रेटिंग एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर 4.25 ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये अदर जिसके अंदर रेटिंग अवेलेबल नहीं है उसकी मैंने बात की। बट अगर
ट्रांजेक्शन होता है अगर वो डिनोमिनेटेड किस में होता है तो फॉरेन करेंसी के अंदर, फॉरेन करेंसी के अंदर होगा तो फिर उस केस में जो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट होगा एज ऑन 30th ऑफ सितंबर, उसका हम क्या करेंगे, बेस लेंगे। ओके, तो परसेंटेज दिए हुए हैं, तो क्रिसिल रेटिंग एसोसिएटेड तो बिटवीन AA to A तो 1.5 देन 3 4.5 6, आप एवरी टाइम देखोगे तो 1.5 बढ़ रहा है। ओके, वो सीक्वेंस में आपको याद रखना है। और अगर कोई क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस वी विल टेक कितना परसेंटेज, 4%। ओके, प्रोवाइडेड लोन का अमाउंट 100% से 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। फिर अगर आपने कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड किया हुआ है, ओके, तो अगर कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड किया हुआ होगा तो फिर उस केस में क्या होगा। आगे पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट गारंटी का डेफिनेशन क्या है, तो कॉर्पोरेट गारंटी मीन्स द एक्सप्लिसिट कॉर्पोरेट गारंटी एक्सटेंडेड बाय कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी बीइंग अ नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आप ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे होली ओन सब्सिडरी कंपनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेयर द अमाउंट ऑफ गारंटी तो डज नॉट एक्सीड 100 करोड़, तो उसके अंदर भी कितना परसेंटेज आपको मिनिमम लेना है, 1% पर एनम, ठीक है, ऑन द अमाउंट गारंटीड। ओके, ये पहले 2% हुआ करता था पर अभी अमेंडमेंट होके चेंज हो चुका है, तो कितना परसेंटेज है, 1% है, आपको ये याद रखना है। तो अभी तो ऐसा है कि चाहे कितनी भी अमाउंट ऑफ गारंटी हो, आपको कितना परसेंटेज कंसिडर करना है, 1% ही कंसिडर करना है। उसके बाद आप देखोगे तो एक्सीड्स 100 करोड़ and the credit rating of the associate enterprise done by the agency registered with the SEBI is of the adequate to the highest safety, तो उसमें कितना लिखा हुआ है, 1% पर एनम, याद रहेगा। तो इतना मिनिमम कॉर्पोरेट गारंटी के अंदर आपको अमाउंट क्या करनी है, चार्ज करनी है फ्रॉम द होली ओन सब्सिडरी कंपनी। ये आई थिंक सो आपको समझ में आया, ठीक है। तो अभी 100 करोड़ से कम हो या 100 करोड़ से ज़्यादा, 1% कॉर्पोरेट गारंटी मिनिमम चार्ज करना है आपको, किससे, होली ओन सब्सिडरी कंपनी से। बट मेक श्योर कि 100 करोड़ से ज़्यादा होगा तो फिर उसके इसमें सीबी के थ्रू क्या होना चाहिए, एडिक्वेट सेफ्टी गाइडलाइंस उसके अंदर होनी चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज होली और पार्टली रिलेटिंग टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू अ फॉरेन प्रिंसिपल। ओके, सो नेक्स्ट देखो, प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज होली और पार्टली रिलेटिंग टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू अ फॉरेन प्रिंसिपल। The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction in relation to the operating expense is not less than 24%। तो मिनिमम कितना परसेंटेज डिक्लेयर करना है आपको, 24%, प्रोवाइडेड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 200 करोड़ से ज़्यादा का ना हो, ठीक है। सो अगर सर 200 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो इन दैट केस आप सेफ हार्बर रूल्स का बेनिफिट नहीं ले सकते और उस केस में आपको नॉर्मल रूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आपको वैसे भी मेंटेन करना है, इसमें या उसमें हो, बट उसके अंदर जो एक्चुअल प्रॉफिट मार्कअप होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे फार्मा ड्रग के अंदर भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज होली और पार्टली रिलेटिंग टू द जेनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स टू किसको, फॉरेन प्रिंसिपल। तो इन दैट केस भी सेम टू सेम 24% ही होना चाहिए मिनिमम, एंड ट्रांजेक्शन 200 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोर ऑटो कंपोनेंट्स। तो अगर ऑटो कंपोनेंट्स का अगर आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो इस केस में आपका मिनिमम प्रॉफिट मार्कअप 12% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोर ऑटो कंपोनेंट्स आते हैं, अगर नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट्स आते हैं तो 8.5% जो नीचे दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। कोर ऑटो कंपोनेंट हुआ तो मिनिमम 12%, अगर नॉन कोर हुआ तो कितना परसेंट होना चाहिए, 8.5। इसमें कोई ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूली इंसर्टेड है, तो आप इसको ध्यान रखना। काफ़ी छोटा वे में ही हमें समझना है क्योंकि ये दिया तो बहुत बड़ा है, बट आपको इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहले टाइटल पढ़ लेते क्या लिखा है। तो रिसिप्ट ऑफ लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज। ओके, तो इंट्रा ग्रुप सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। सो होता क्या है कि आप कुछ कॉमन कॉस्ट कर रहे हो, ठीक है। और अभी कॉमन कॉस्ट कर कौन रहा है, तो इंडियन एसएससी, ठीक है। तो कुछ कॉमन कॉस्ट कर रहे हैं इंडियन एसएससी,
जिसको हम बोल सकते हैं नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब आप कोई कॉमन कॉस्ट कर रहे हो वो आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं नॉन कोर बिजनेस, हम बोल सकते हैं उसको। तो आप ऐसा कोई एक्सपेंस कर रहे हो जो आपके बिजनेस के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ओके। और इट इज़ वन काइंड ऑफ व्हाट, तो वन काइंड ऑफ आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सपोर्ट सर्विस जैसा कुछ है, ठीक है। और आपने कोई कॉमन कॉस्ट किया हुआ है, किसके लिए किया हुआ है, तो इंट्रा ग्रुप कंपनी के लिए आपने कोई कॉमन कॉस्ट किया हुआ है, ठीक है, और वो कॉमन कॉस्ट आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि आप ये जो भी टोटल कॉस्ट करते हो, ठीक है, ये मान लो कि आपका टोटल एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस आपका 200 करोड़ है, ठीक है, पूरे साल में आपका टोटल एक्सपेंस 200 करोड़ हुआ है। तो अभी ये टोटल एक्सपेंस में से ये जो नॉन कोर एक्सपेंस आपने किया है वो शैल नॉट एक्सीड 5%, मतलब वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम आप कितना खर्चा कर सकते हो, तो मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, 10 करोड़ रुपीस आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने एक्चुअल में कितना किया है, तो आपने एक्चुअल में कितना किया है, तो 12 करोड़ रुपए किया है, तो फिर उस केस में हम 12 करोड़ रुपीस का डिडक्शन नहीं देंगे, हम डिडक्शन किसका देंगे, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीस का ही देंगे। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक लिमिट है। दूसरा लिमिट है कि मैक्सिमम हम आपको 10 करोड़ रुपीस ही दे सकते हैं, ओके। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 10 करोड़। सो आपको किस तरह से करना है, 5% और 10 करोड़, विच एवर इज लोअर, ओके, वो हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो मान लो कि आपका टोटल एक्सपेंस कितना है, तो आपका टोटल एक्सपेंस 300 करोड़ है, उसमें से आपने कितना खर्चा किया हुआ है, तो आपने खर्चा किया 15 करोड़ का, तो क्या 15 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा, नहीं, आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 10 करोड़ का ही मिलेगा, ओके। सो ये ध्यान रखना, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो उसमें देखिए आप, द एंटायर वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग द मार्कअप नॉट एक्सीडिंग 5% और does not exceed sum of ₹10 करोड़, however the method of cost pooling, तो यहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, however the method of cost pooling, ठीक है, ये आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज मीन्स लो वैल्यू एडिंग का मतलब भी समझ गए ना। लो वैल्यू एडिंग मतलब मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ ना, वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, ठीक है, या तो कर रहा है बट काफ़ी लो वैल्यू एडिंग कर रहा है, ठीक है। तो वर्ड को आप समझो, तो लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज मीन सर्विस दैट आर परफॉर्म बाय द वन और मोर मेंबर्स ऑफ द मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे किया है, किसी और के बिहाफ पे, one or more other members of the same multinational enterprise group and which are in the nature of what support services, are not part of what core business, वो core business का part नहीं है, okay, ये आपको याद रखना है। such service neither the constitute the profit earning activities nor contribute the economical significant activities of the multinational enterprise group। तो आपने जो कोई common expenses किए होंगे जिसमें कोई value addition नहीं हो रहा है या value addition हो रहा है but low value addition हो रहा है, तो in that case आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि इतना मिनिमम परसेंटेज ही आप एक्सपेंस कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये सेफ हार्बर रूल्स होते हैं आपके ख़त्म, और इसमें से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एम्प्लॉय कॉस्ट होमवर्क में दिया हुआ है, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट आप होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने सेकेंडरी एडजस्टमेंट में आपको नहीं करवाई थी, वो पेंडिंग रखी हुई थी। ये सेफ हार्बर रूल्स के चलते ही 2-3 पॉइंट जहाँ तक मुझे याद आ रहे हैं, ये वाला, when secondary adjustment will be applicable, the secondary adjustment will be applicable in the following situation। तो अभी आप सेफ हार्बर रूल्स का एडजस्टमेंट कर रहे हो या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट APA वाला जो हमने देखा था, तो अगर आप उसका एडजस्टमेंट कर रहे हो तो उसके बाद भी अगर कुछ इंक्रीमेंटल वैल्यू बचता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये जो
नॉन वैल्यू एडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, या लो वैल्यू एडिंग एक्सपेंसेस जिसमें काफ़ी कम वैल्यू एडिशन होता है, तो उसके अंदर आपने एक्चुअल में एक्सपेंस किया है 18 करोड़ रुपीज़, ठीक है। बट आपको मैक्सिमम कितना आप कर सकते हो, डिडक्टिबल कितना होगा 10 CR। तो ये जो एक्स्ट्रा 8 करोड़ का आपको एक्सपेंस का बर्डन आया किसके ऊपर, आपके P&L के अंदर, तो वो तो प्राइमरी एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो गया, तो 8 करोड़ से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होगा, तो वो 8 करोड़ रुपीस आपने ज़्यादा पे किए, तो इतना ही फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर गया होगा। तो गवर्नमेंट इज कंसर्न विद दैट कि ये 8 करोड़ रुपीस इंडिया से बाहर गया, which creates the economic significant damage to the country. So in that case we will make the secondary adjustment and ये 8 करोड़ रुपीस को हम क्या मान लेंगे, ये आपने डीम्ड लोन दे दिया किसको, टू एसोसिएट एंटरप्राइज, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट जो भी होगा वो एक रेट मैंने आपको बताया था SBI का लैंडिंग रेट एंड द लाइबोर लैंडिंग रेट, डिपेंडिंग ऑन द फॉरेन करेंसी होता है या फिर इंडियन करेंसी होता है, उसके बेसिस पे आपको ये रेट डिसाइड करना है। तो अभी आपने ये 8 करोड़ को क्या कंसीडर कर दिया, डीम्ड लोन, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस इंटरेस्ट को P&L में नोशनली क्रेडिट करके उसके ऊपर टैक्स भी पे करना है, जब तक उस पैसों का रिपाट्रिएशन इंडिया में नहीं हो जाता है तब तक। उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट के सेशन में देखेंगे कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, वन टाइम मतलब एक बार आप टैक्स दे दो तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा नहीं, ठीक है। तो वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी आई है, तो वो हम अमेंडमेंट के सेशन में देखेंगे, और वो 110% एग्जाम में भी होगी। अभी के लिए देखो, व्हेन सेकेंडरी एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड, तो उसमें लिखा हुआ है बाय सुमोटो बाय द असेसी इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम, तो खुद उसने किया हुआ ALP का कैलकुलेशन। वेयर द प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस इज मेड बाय असेसिंग ऑफिसर एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द असेसी, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट में ये भी था। Where the primary adjustment to transfer price is determined by an advance pricing agreement APA, जो 92CC में हमने देखा था। तो APA के अंदर तो क्या होता है कि safe harbor rules is a benchmark rules, APA is not the benchmark rules, it is some sort of clarity in the calculation of ALP। तो मान लो कि आपको लग रहा है कि सेफ हार्बर रूल्स में जाना है या फिर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में जाना है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सेफ हार्बर रूल्स आप देखोगे ना, तो वो प्योरली किस बेसिस पे डील करते हैं, तो ऐसी कंपनियां जो इंडिया के अंदर काफ़ी सारा नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बिजनेस में एक्टिवेट है, या फिर कोई R&D के रिलेटेड है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर एनेबल सर्विसेज के रिलेटेड, उसके बेसिस पे ही है। तो सेफ हार्बर रूल्स में आप देखोगे तो उसका जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड है, वो कुछ चीज़ों को ही कवर करता है, लेकिन APA सारी चीज़ों को कवर करता है, और ALP का कैलकुलेशन एक बेटर साइंटिफिक वे में भी देता है। ओके, सेफ हार्बर रूल्स एक कैलकुलेशन इंडस्ट्री के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्कअप होता है उसको लेकर चलता है, वो कहीं पे भी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट और जियोग्राफिकल एडजस्टमेंट को कंसिडर नहीं कर रहा है। सो सेफ हार्बर रूल्स में वैसे लोग ही जाएंगे जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट मार्कअप क्या है, अच्छा खासा हो रहा है, समझ में आ रहा है, और हमें मिनिमम डिक्लेयर करके उसमें से बच जाना है, ठीक है। या तो फिर मान लो कि आपका जो एक्चुअल मार्कअप है और जो बेंचमार्क मार्कअप है सेफ हार्बर रूल्स के अंदर, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बहुत मिनिमम डिफरेंस है। लाइक हमने देखा वो R&D के अंदर 24% था, तो आपका 22% है, तो आपको लगा कि 2% का ही तो बात है, तो हम सेफ हार्बर रूल्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको किस में जाना है, बट मैंने जैसा बताया सेफ हार्बर रूल्स सारी चीज़ों को कवर नहीं करता है, वो ऐसी चीज़ों को ही कवर करता है, या तो होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी होगी, तो अभी होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी होगी तो ही वो इंट्रा ग्रुप लोन वाला कवर होगा, अदरवाइज तो कवर ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है वेयर अ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस इज मेड एज पर द सेफ हार्बर रूल्स फ्रेम अंडर सेक्शन 92CB, तो आ गया ना, सेफ हार्बर रूल्स के अंदर होगा तो भी आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट तो करोगे ही, ठीक है, उसको छोड़ने वाले नहीं हो। एंड लास्ट वाला पॉइंट वही था, वेयर अ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस इज अंडर सेक्शन 90 और 98। DTAA के अंदर अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये ट्रांसफर प्राइसिंग वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अभी आपको एक काम ये करना है कि इसके अंदर क्या बाकी है, कौन से सम बाकी हैं, ठीक है। वो कोई एक स्टूडेंट मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चंस अभी भी क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। देन वी विल डिस्कस इन टू दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। जैसे ही आप ये देख लेते हो उसके बाद जितने भी सम पेंडिंग है, वैसे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर दिए हुए ही हैं,
बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन बाकी है तो आप मुझे बोल सकते हो। तो एक क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं अभी, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पेंडिंग होगा, ऐसे तो 3-4 क्वेश्चन पेंडिंग होंगे, बट आप मुझे बता देना कि कौन से क्वेश्चन पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, VKS International Limited, the associate sold a goods on 12th of January 2020 to L Limited are located in a notified jurisdictional area। मतलब ये तो सेक्शन 94A का एप्लीकेशन होगा इसके अंदर, ओके। तो इवन इफ द VKS International Limited and the L Limited is not associate enterprise on paper, but so far as the section 94A is concerned, they are deemed to be associate enterprise. So any transaction between the VKS International Limited and L Limited is subject to ALP। उसके बाद देखो फॉर रुपीज़ कितना है 10.5 करोड़ का, तो ये ATP हो गया, तो ATP हो गया आपका 10.5 करोड़, ठीक है। द सेल प्राइस ऑफ द आइडेंटिकल गुड्स सोल्ड टू द अनफेमिलियर कस्टमर इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग द ईयर वॉज 11.5 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये तो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड के अंदर एक 11.5 करोड़ रुपीज़ का प्राइस मिला हुआ है, बट ये ALP नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े। वाइल द सेकेंड सेल वॉज ऑन CIF बेसिस, ठीक है, CIF बेसिस पे है, मतलब न्यूयॉर्क वाला जो सेल है वो CIF बेसिस पे है। एंड द सेल टू L लिमिटेड वॉज ऑन विच बेसिस, FOB बेसिस। ओशियन फ्रेट एंड द इंश्योरेंस अमाउंट्स टू कितना है 20 करोड़ रुपीज़। तो अभी इस केस में हमें ALP तक पहुंचने के लिए वो जो फ्रेट वाला अमाउंट होगा वो हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे 0.20 करोड़ माइनस करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इंडिया एज अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विथ क्या लिखा हुआ है, USA, उनके साथ हमारा DTAA का एग्रीमेंट भी है। द एसएससी एज अ पॉलिसी टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज टू द ट्यून ऑफ ₹14 lakhs टू ऑल कस्टमर एक्सेप्ट L लिमिटेड, मतलब L लिमिटेड को ऐसी कोई सर्विस दी नहीं है। द ALP वर्कड आउट एज पर द कॉस्ट प्लस मेथड फॉर द आइडेंटिकल गुड्स इज 12.5 करोड़। तो यहाँ पे हम 0.16 करोड़ और माइनस करेंगे, ओके। फिर हम वो CPM मेथड पे आके देखते हैं। सो 11.40 करोड़ ये आपका हो गया क्या, ALP। अभी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, वेदर द कॉस्ट प्लस मेथड और द कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन किसका दिया हुआ है, तो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस का ही इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप उसी को ALP के लिए कंसिडर करोगे ना, समझ में आ रहा है। कॉस्ट प्लस मेथड से हम नहीं कर सकते। तो सर दो प्राइस आ रही है ना, 11.14 करोड़ एंड 12.1 करोड़, दोनों प्राइस को आप एवरेज कर दो और उसका जो एवरेज मीन आएगा, ठीक है, उसको आप कंसिडर करो। तो वो एवरेज मीन तो तब आपको कंसिडर करना होता है जब मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से मल्टीपल ALP आपको मिल रही है। इस केस में मल्टीपल ALP थोड़ी ना एक मेथड से मिल रही है, यहाँ तो अलग अलग मेथड के अंदर प्राइस मिल रही है ना। तो मल्टीपल मेथड के अंदर मल्टीपल प्राइस मिलती है तो एवरेज मीन नहीं होगा। सिंगल मेथड के अंदर मल्टीपल प्राइस मिलता है तो आपको एवरेज मीन निकालना है, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ALP फॉर द सेल्स मेड टू L लिमिटेड, द अमाउंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इफ एनी इन द प्रॉफिट्स ऑफ द असेसी कंपनी। सो हियर इन दिस केस आपको दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको डिप्लोमेटिकली समझाना पड़ेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा वही हम कंसिडर करेंगे। सो इन आवर ओपिनियन मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज अ कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। यू कैन नॉट टेक द कॉस्ट प्लस मेथड, ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके। सो कितना होगा इंक्रीज इन प्रॉफिट, कितना होगा, सो इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा 11.14 करोड़ माइनस 10.5 करोड़, सो 0.64 करोड़, इतना इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा। अंडर विच मेथड, अंडर CUP मेथड, ओके। अगर CPM मेथड हुआ तो CPM मेथड हुआ तो 12.1 करोड़ माइनस 10.5 करोड़, ओके। सो ये होगा 1.6 करोड़, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नीचे आंसर दिया हुआ है, 3% का वेरिएशन मिलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो पूरा थियोरेटिकल वे में इसको समझाया होगा। यहाँ पे एवरेज मीन हम नहीं ले सकते, वो भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। एवरेज मीन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मल्टीपल प्राइसेस नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन बाकी हो, पेंडिंग हो, तो आप मुझे बता देना। ऐसे तो पेंडिंग ही होंगे 3-4 क्वेश्चंस,
ठीक है, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब इसको हम डिस्कस कर लेंगे, जो जो भी पेंडिंग पार्ट है उसको। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।